डन। यार लास्ट क्लास में हमने अपना वेव ऑप्टिक स्टार्ट कर लिया था और मैंने तुम्हें वेव की इक्वेशन बता दी थी कि हमारी वेव की इक्वेशन जो एसएचएम के फॉर्म में साइन या कॉस के फंक्शन में चलती है, दैट इज बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। जहां पे मेरे को रिकॉल करा दो ये फाइव क्या होता है। सर इनिशियल एंगल होता है फाइ। फाइव इनिशियल एंगल होता है, लेकिन हम इसको फेज डिफरेंस के नाम से कहेंगे कि ये भैया दो वेव्स के बीच में जो डिफरेंस होगा एंगल का, दैट विल बी फेज डिफरेंस। और फिर हमने Yes, sir. किया था कि एक होता है पी विच इज पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है जिसपे हमने दो क्वेश्चन भी किए थे लास्ट क्लास में। 2 पाई p/λ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाइव। बस हमने यहां तक डिस्कशन अपना किया था। तो चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। डन। Sir. उस हाँ ठीक है, कुछ बोल रहे हो? डन। उसके बाद अब आ जाओ मेन चीज जहां से स्टार्ट करना है। ये भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था, फिर भी यहीं से स्टार्ट कर लो भैया, वेव फ्रंट्स। तो मेरे को बताओ व्हाट आर वेव फ्रंट्स। अब क्या कह रहे हो, ये याद नहीं है सर वेव फ्रंट क्या होता है? सर ये लर्न पर एक्सप्लेन आप कर दो। चलो डन। यार मैंने बोला था कि अगर हम कोई भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक एनिमेशन शो करी थी, फिर से वो शो करूंगा कि यार अगर मैंने पानी के अंदर एक स्टोन डाला है, तो मुझे पता है कि जो उसकी डिस्टरबेंस है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, वो हमारे एक्सपैंड करते जाएंगे। वो वेव्स मतलब ट्रैवल कर रही है। तो मैंने इस तरीके से वेव्स ड्रॉ कर दी थी कि यार ये मल्टीपल वेव्स निकली है, नीचे ऊपर इस तरीके से हर डायरेक्शन में निकली है। अब हमें वो देखना है कि कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज में है, मतलब जिन्होंने सेम एंगल कवर किया है। तो अगर मैं पार्टिकल्स मार्क करूं तो इस वाले पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया है? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री। इस वाले पार्टिकल ने भी 90 डिग्री। इस वाले पार्टिकल ने भी 90 डिग्री, और ये भी पीक पे है तो इस वाले पार्टिकल ने भी 90 डिग्री। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो हमें मिलेगा एक सरफेस, और ये सरफेस हमारा कहलाएगा वेव फ्रंट। यस तो सर। वेव फ्रंट की यस सर। डेफिनेशन क्या थी? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर इन द सेम फेज। प्लीज डेफिनेशन लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन लिखो वेव फ्रंट की। इट इज द कंटिन्यूअस लोकस of all the points of all such particles which are in same phase। सर आपने बताया वेव फ्रंट आगे भी बनने हैं ना, आगे भी आपने हाँ बताया थे। आगे भी बनेंगे। अब जैसे तुम नेक्स्ट वाला देखो कि नेक्स्ट कौन कौन से पार्टिकल्स है जो सेम एंगल पे है। एंगल आपकी मर्जी, आप कौन सा एंगल लेना चाहते हो। तो जैसे सपोज मैंने 270 लिया, 270 का मतलब होता है मिनिमम पीक वैल्यू। अगर अब मैं फिर से इसको ज्वाइन करता जाऊंगा तो ये हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा। यस सर। सर आपने फिगर भी बताई थी पिछली बार। अभी मैं वही वो बता रहा हूँ, आज फिर से उसी पे पूरा वर्क करना है, आज वो करेंगे आराम से, टेंशन नहीं है। यस सर। रिपीट करना है अविनाश। डन। अविनाश मैंने कहा कि जब हम एक पॉइंट पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वेव ट्रैवल कर रही है क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में। और मैंने लास्ट क्लास में ये बता दिया था कि जब हमारी वेव ट्रैवल करती है, मतलब हमारे पार्टिकल्स या कोई भी एक चीज होगी जो वाइब्रेट कर रही होगी। जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है तो हम उस पर एंगल मार्क कर सकते हैं। एंगल का मतलब फेस। ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180। मैं कह रहा हूं आप उन सारे पार्टिकल्स को पकड़ो जिन्होंने सेम एंगल कवर करके रखा हुआ है। तो जैसे मैंने इधर एंगल कौन सा लिया, 90। मैं वो सारे एंगल्स देख रहा हूं, वो सारे पार्टिकल्स देख रहा हूं जिन्होंने 90 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। तो उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, लोकस मिलेगा, एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर मिलेगा, और वो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर मैं एक पॉइंट सोर्स की बात करूं, पॉइंट सोर्स का मैंने एग्जांपल आपको दिया था जैसे कि बल्ब। तो इस बल्ब से जो लाइट रेज होगी वो सिर्फ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे निकलेगी या और भी डायरेक्शंस में निकलेगी? वो हर डायरेक्शन में निकलेगी।
3D फिगर होगा कि अगर ये मैंने कोई बल्ब लिया है तो भैया इससे लाइट रेज जो है वो हर डायरेक्शन में निकलेगी, मतलब वेव्स हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, अगर मेरे को सारी लाइट रेस को ट्रैप करना है तो इसके लिए वेव फ्रंट होगा हमारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर। यहां तक हमने बस डिस्कस किया था, एक बार यहां तक फिर से लास्ट टाइम चेक कर लो। तो सर आपने डेफिनेशन क्या लिखी है? डेफिनेशन लिखी है, कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज। यस सर। बिल्कुल वेदांत, ये वेव्स इन्फिनिटी तक जाएंगी जब तक ये अपनी पूरी एनर्जी लूज नहीं कर लेंगी। जैसे अगर ये वैक्यूम हुआ तो वैक्यूम में इनकी एनर्जी लूज कराने के लिए कोई नहीं होगा, तो ये इन्फिनिटी तक ट्रैवल करेंगी। मीडियम के अंदर इनकी एनर्जी लूज होती है तो ये मीडियम के अंदर इन्फानाइट तक नहीं ट्रैवल कर पाती। यस सर। डन। चलो अब मैं आपको एक एनिमेशन शो कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा वेव फ्रंट क्लियर हो जाए। लास्ट क्लास वाली ही एनिमेशन है, चेक कर लो, सबको यूट्यूब दिख रहा है अब? यस sir. सर दिख रहा है। डन। तो यार हमने डिस्कशन यही किया था, यस ये मीडियम पे डिपेंड करती है, करेक्ट। तो यार मैंने डिस्कशन यही किया था कि अगर हमारे पास एक वाटर में वेव्स, ये पॉइंट सोर्स है, देखो अब बल्ब है, इससे वेव्स निकलेगी हर एक डायरेक्शन में। बस देखते जाओ, फिर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। बस भाई, तो हमने वो सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दिया जो सेम फेज सेम एंगल कवर कर रहे थे। तो देखो एक पॉइंट सोर्स के लिए हमारा वेव फ्रंट क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। चेक कर लो यार, सबको यहां तक का डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया है? यस सर। डन। सर आपको बाकी पता है ये वेव फ्रंट और अच्छे से क्लियर होंगे अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम पढ़ लिया होगा, तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। यस सर, पढ़ लिए सर। पढ़ यस लिया सर है? सब पढ़ लिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है सर, ये 4 वेव ही निकली गई है। यस। अब यार एक चीज याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि हमारी जो भी ये लाइट रेज होगी ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेव फ्रंट के। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, लाइट रेज शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो हमें क्या करना है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, दैट इज पॉइंट सोर्स। यहां तक नोट डाउन हो जाए तो बता दो, फिर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। सर हो गया। हो गया, डन। आ सर जाओ एक नेक्स्ट। हाँ बोलो विनाश। सर नोट करने दो। कर लो, हाँ कर लो। नीरज इसका भी अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा एक एक करके कि लाइट रेस परपेंडिकुलर क्यों होगी हमेशा वेव फ्रंट के। यस सर। भैया थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। हो गया सर। हो गया अविनाश, चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट पे। यार नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर सोर्स। भैया अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं ट्यूबलाइट की, दैट इज अ लीनियर सोर्स। मैंने कहा यार ये मेरे पास कोई एक लीनियर सोर्स है, तो ये सोचो कि इससे लाइट रेस कैसी निकलेगी। तो यार आपके पास किसी के पास हेयर रोलर कॉम होगा, स्टिक वाला हेयर रोलर कॉम। यस यस सर। सर। बिल्कुल एग्जैक्टली वही डायग्राम है कि यार बीच में जो स्टिक है वो सोर्स है लाइट का, और इससे अब जो भी लाइट रेज निकल रही होगी वो हर डायरेक्शन में निकलेगी, हर डायरेक्शन में। इस तरीके से हमारे पास ये लाइट रेज निकलेगी। तो यार मेरे को एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास लाइट रेज आ रही हैं जो हर एक डायरेक्शन में बाहर निकल रही हैं, मेरे को इस लाइट रेज को ट्रैप करना है, तो मेरे को बताओ मेरे को कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए जिससे ये हेयर रोलर कॉम पूरा चारों तरफ से ट्रैप हो जाए। स्फेरिकल। स्फेरिकल। स्फेरिकल तो पॉइंट के लिए होगा, अगर आप इसको स्फेयर में करोगे तो ये तो कट हो गया ना, ये तो पूरा कवर ही नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर लेना चाहिए जिससे कि ये पूरा कवर हो जाए, सिलेंडर। सिलेंड्रिकल। वेदांत कितनी लाइट रेज या कितनी वेव्स निकलेगी यार, ये इन्फानाइट निकलेगी। तो याद रखो अगर मैं इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करूंगा तो इसका वेव फ्रंट भी क्या बनेगा, इसका वेव फ्रंट बनेगा एक सिलेंडर। आई होप सबको वेव फ्रंट समझ में आ रहा होगा। यस यस। सर। डन भैया, लिख लो वेव फ्रंट इसके लिए हो गया सिलेंड्रिकल। सिमिलरली थर्ड के लिए सोचो, थर्ड क्या है,
पैरेलल लाइट रेज हैं। मैं कह रहा हूं यार ये हमारे पास पैरेलल लाइट रेज हैं और मैं इनके लिए एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं जिससे कि ये लाइट रेज हमेशा परपेंडिकुलर आए उस सरफेस के। तो मुझे बताओ। अरे वेरी गुड, आपने वेदांत गॉसियन सरफेस पढ़ रखा है ना, मैं वही समझाना चाह रहा था कि वेव फ्रंट बेसिकली एक गॉसियन सरफेस होता है। एग्जैक्टली exactly. चलो, मेरे को पता नहीं था कि तुमने गॉसियन सरफेस पढ़ लिया है। तो मेरे को बताओ, एक पैरेलल लाइट रेज के लिए गॉसियन सरफेस क्या बनता है? क्या रेक्टेंगल टाइप्स में? रेक्टेंगल शीट्स, बिल्कुल सही। कि यार अगर मेरे पास ये एक प्लेट शीट होगी और मैं कोई भी इससे लाइट रेस को ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये लाइट रेस मेरे परपेंडिकुलर आएगी। तो याद रखना, फॉर यूनिफॉर्म लाइट रेस, पैरेलल लाइट रेस, हमारे पास वेव फ्रंट्स होंगे इन अ फॉर्म ऑफ अ पैरेलल शीट्स। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्यों चल रहा है, अभी धीरे धीरे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। पैरेलल लाइट रेस, यस सर। अगर ये क्लियर है तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम में जो आता है मैं आपसे वो चीज पूछ रहा हूं, अपने आप सोच के बताओ फोर्थ वाले का, कि अगर मेरे पास कन्वर्जिंग लाइट रेज है, मतलब लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है और वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो सोचो इसके लिए वेव फ्रंट कैसे बनने चाहिए, ये सोचो आप। अरे यार अभी तो बताया, हमारे जो वेव फ्रंट होने चाहिए वो लाइट रेस के हमेशा कैसे आने चाहिए, परपेंडिकुलर आने चाहिए। परपेंडिकुलर। तो अगर ये कन्वर्जिंग लाइट रेज है तो मतलब इधर इसके लिए सर्कुलर आर्क्स बनेंगे, क्योंकि सर्कुलर आर्क के केस में ये लाइट रेज एज अ रेडियस की तरह एक्ट कर जाएंगी और ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाएंगी। तो याद रखो, फॉर कन्वर्जिंग लाइट रेज के लिए हमारे पास वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, सर्कुलर आर्क्स बनेंगे। क्या सबको ये चीज क्लियर हो गया है? यस रिपीट डन। कर दो एक बार। रिपीट करना है, ठीक है, फिर से रिपीट। डाइवर्जिंग के लिए समझ लो, आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। यार अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल ले लो, स्फेयर ले लो, मेरे को बताओ स्फेयर में कौन सी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है? भाई ये मैंने रे ऑप्टिक्स में बताया हुआ है तुम्हें। वेदांत एक मिनट अभी शो कर देता हूँ प्रीवियस स्लाइड भी। अगर मैं एक स्फेयर की बात करूं तो इसके लिए जितने भी ये रेडियस होंगे ये यस सारे के सारे रेडियस। परपेंडिकुलर होंगे। तो यार कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लाइट रेस का मतलब भी तो यही है कि लाइट रे रेडियली आउटवर्ड्स या रेडियली इनवर्ड्स आ रही है। इन लाइट रेस का मतलब क्या है? इन लाइट रेस का मतलब है कि ये रेडियली इनवर्ड्स चल रही हैं। तो अगर ये रेडियली इनवर्ड्स चल रही हैं तो इनके लिए भैया हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सर्कुलर आर्क टाइप्स बनेगा। यस सिमिलरली अब डाइवर्जिंग लाइट रेस के लिए भी सोचो कि अगर डाइवर्जिंग लाइट रेस का मतलब है कि एक पॉइंट से लाइट रेस निकल रही है इस तरीके से, तो यार इसके लिए भी हमारा जो होना चाहिए वेव फ्रंट, वो कैसा होना चाहिए, इन अ तो फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सर्कुलर आर्क आर्क। वाला ही। और यही एग्जाम्पल तो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि अगर एक पॉइंट है तो उसकी वजह से सर्कुलर वेव फ्रंट बनेंगे, लेकिन उसके लिए वेव्स हर एक डायरेक्शन में निकलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ उसका थोड़ा सा सेगमेंट, तो मतलब सर्कल का थोड़ा सा सेगमेंट क्या होगा, आर्क्स होंगे। ये सर आर्क्स। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया है? यस सर। डन। ये लो भाई, वेदांत प्रीवियस स्लाइड शो कर दी है, चेक करो अब। अब मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंस है वो समझाने वाला हूं कि ये वेव फ्रंट की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो बस उसको ध्यान से समझना। डन, चलो बढ़िया। ये भी सबका नोट डाउन हो गया है? यस बढ़िया। समझो मेन इंपॉर्टेंस, कहां मैं इसको अप्लाई करूंगा अभी। यार सपोज मैंने कहा ये है ना बहुत छोटी सी ओपनिंग है, डायग्राम तो आपको थोड़ा सा बड़ा ही दिखाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन अज्यूम करना कि जो ये ओपनिंग दे रखी है मैंने, ये बहुत ही ज्यादा छोटी ओपनिंग है। अब मैं इस पे लाइट रेस फॉल डाउन करा रहा हूं, ये है जो मल्टीपल लाइट रेस फॉल डाउन हो रही है। तो मेरे को बताओ जब लाइट रे इस ओपनिंग से पास करेगी, तो यार ये इस ऐसा करो, इन लाइट रेस को ना कुछ नंबर दे दो। ये लाइट रे 1 2 3 4 5 6। तो यार अगर आप देखो मेरी जो सारी की सारी लाइट रे हैं, एक नंबर 4 को छोड़ के वो सारी तो प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो वो सारी लाइट रे तो खत्म हो गई। तो इस ओपनिंग से सिर्फ कौन सी एक लाइट रे पास करेगी, सर फोर्थ। फोर्थ नंबर पास करेगी। अब आगे एक रूल पढ़ोगे कि यहाँ पे है ना, जब ये लाइट रे इस छोटी सी ओपनिंग से पास करेगी तो फिर ये पैरेलल लाइट रेज नहीं बनेगी, फिर ये एक तरीके का पॉइंट सोर्स मिल जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। रिपीट सर कर देता हूं, रिपीट। बिल्कुल रिपीट। यार देखो अभी लाइट रेस कैसी थी, पैरेलल, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत छोटी ओपनिंग ली है,
छोटी ओपनिंग का मतलब समझ रहे हो, माइक्रोमीटर से भी छोटी, माइक्रोमीटर के टर्म्स में ली है मैंने। मतलब मेरी ओपनिंग कितनी छोटी होनी चाहिए, अगर मतलब वैसे जाओ लॉजिक वाइज से, मेरी ओपनिंग लाइट की वेवलेंथ से भी छोटी होनी चाहिए। और आपको पता ही है लाइट की वेवलेंथ किसके टर्म्स में होती है, नैनोमीटर के टर्म्स में होती है या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग के टर्म्स में होती है, नैनोमीटर के टर्म्स में है। नैनोमीटर का मतलब कितना हो गया, लास्ट क्लास में बताया था, 10 to the power 10 -9 मीटर्स। तो मतलब ओपनिंग इससे भी ज्यादा छोटी ले रहा हूं। अगर मैं ओपनिंग इससे भी ज्यादा छोटी ले रहा हूं, तो जो ये हमारी पैरेलल लाइट रेज आ रही थी ना 1 से 3 तक, और 5 और 6, ये तो प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो ये तो पास ऑन नहीं हो पाएगी, रीजन 1 से रीजन 2 में नहीं आ पाएगी। रीजन 2 में सिर्फ कौन सी लाइट रे आ पाएगी, रीजन 1 में सिर्फ फोर्थ वाली लाइट रे आ पाएगी। पहले चेक करो ये चीज समझ में आ रही है। यस सर। डन। अब आपने ये प्रैक्टिकली नोटिस किया होगा, कभी भी ये चेक कर लेना कि सपोज आपने एक टॉर्च लिया, मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, इससे आपको रिलेटेबल हो जाएगा। सपोज आपने ये एक टॉर्च लिया, आपको पता होगा कि टॉर्च से लाइट रेस कैसे निकलती है। भैया टॉर्च से लाइट रेस डाइवर्जिंग निकलती है, मतलब कुछ इस टाइप की लाइट रेस निकलती है, करेक्ट और नॉट। यस सर। डन। इस Yes, sir. टॉर्च के सामने कार्डबोर्ड रखना, और इस कार्डबोर्ड में बहुत ही छोटा सा होल कर देना, कार्डबोर्ड रखना, बहुत छोटा सा होल करना, और यहाँ पे एक स्क्रीन रखना। तो मेरे को बताओ यहाँ पे जो आपको ब्राइटनेस टॉर्च की लाइट मिलेगी वो कौन सी शेप की मिलेगी। Rectangle type की मिलेगी। तो आप सबको पता होगा जब यहाँ से कार्डबोर्ड के होल से यहाँ पे जो मेरे को टॉर्च की लाइट मिलेगी वो सर्कुलर मिलेगी, स्फेरिकल टाइप सर्कुलर मिलेगी। क्या ये चीज क्लियर हो रही है। Yes, सर एक sir. पॉइंट ऐसा। बिल्कुल। तो यार इधर भी तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि जब यहाँ पे एक सिंगल लाइट रे इतनी छोटी सी ओपनिंग से पास करेगी, तो ये बेसिकली किसकी तरह बन जाएगी, ये बेसिकली एक पॉइंट सोर्स की तरह बन जाएगी। क्या ये क्लियर हुआ है अब। Yes, sir. और अगर ये पॉइंट सोर्स की तरह बन गई तो मेरे को बताओ अब इसके वेव फ्रंट कैसे मिलेंगे आपको। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट Spherical कैसे होते मिलेंगे हैं, सर, spherical स्फेरिकल। मिलेंगे। तो आपको ये पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे मिलेंगे, ये स्फेरिकल मिलेंगे। चेक कर लो, अब ये डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया, मेरे को ये समझाना था आपको। Yes, sir, आ गया। डन। अब ये चीज मैं आपको एनिमेशन में शो करने की कोशिश करता हूं, आप यहाँ पे चेक करना। चलो भैया फिर से चेक करो, यूट्यूब दिख रहा है। तो यार ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, हेगन्स प्रिंसिपल अभी बताना है मेरे को। वेट अ मिनट, अरे कहाँ गया ये, कि ये यार मैंने एक स्लिट रख दी है जिसमें बहुत छोटे छोटे होल कर दिए हैं। इस पे लाइट रे को फॉल डाउन कराऊंगा और मैं चेक करूंगा कि इससे जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे होल से पास करने के बाद, तो देखो ये वेव फ्रंट कैसे मिल रहे हैं। ये वेव फ्रंट आपको इस तरीके से स्फेरिकल मिलते जाएंगे, और ये वेव फ्रंट अप्रोच करते जाएंगे, तो इस तरीके से ये आपके स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक्सपैंड करते जाएंगे। क्या भैया सबको डायग्राम समझ में आ गया अब ये वाला। Yes, sir. Yes, चलो sir. डन, बढ़िया। तो यहां तक नोट डाउन कर लो प्लीज। सर कर लिया नोट डाउन। कर लिया है, चलो सही। सर रुक जाओ। रुका हुआ हूं विनाश तुम्हारे लिए, इसलिए मैं अभी आगे नहीं बढ़ा। वेदांत कॉमन सी बात लगती है, लेकिन जब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ना तब लगता है कि यार ये क्या था, ये तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं हमने। यस सर। अविनाश भैया थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। हो गया सर। हो गया, चलो आ जाओ। यार याद रखो अब वेव ऑप्टिक्स, कल हमारी क्लास होगी क्या, हाँ कल होगी यार। चलो इधर, यार मैं आपको बोल रहा था कि अब वेव ऑप्टिक्स की लाइट हमारे पास एक वेव है। सबसे पहले ये प्रिंसिपल किसने दिया, सबसे पहले ये प्रिंसिपल दिया हेगन्स ने। तो इसलिए वेव ऑप्टिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलती है कि सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा हेगन्स प्रिंसिपल। तो भैया हेगन्स के प्रिंसिपल की 3 पॉइंट्स हैं, प्लीज एक एक करके वो सारी स्टेटमेंट लिखो, ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हेगन्स प्रिंसिपल। Yes, sir. लिखो, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, भाई इंपॉर्टेंट है प्लीज लिख लो, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a fresh source of disturbance, acts as a fresh source of disturbance। आप लिख लो, फिर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।
Second point, secondary wavelets spread out in all the direction outwards. Yes, sir. Last point, the new wavefront is the forward envelope of secondary wavelets अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ भाई, चैप्टर हमारा थोड़ा सा स्लो हो गया है। अब ये सब तो बेसिक चीजें थी, अब मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, चेक करते जाओ। भैया हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हेगन्स प्रिंसिपल का? वो कह रहा है कि यार सपोज ये लाइट का सोर्स है, तो यार ये मैंने बहुत सारी वेव्स ड्रॉ कर दी, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, ऐसे बहुत सारी वेव्स ड्रॉ कर दी। मुझे पता है इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इसका वेव फ्रंट ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैंने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। अब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हेगन्स की क्या कहती है कि यार इस वेव फ्रंट के ऊपर अगर आप कोई सा भी एक पॉइंट क्यों ना ले लो, तो ये पॉइंट हमारा न्यू सोर्स बन जाता है। मतलब अब ये भी ऐसा सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ये भी ऐसा सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ये भी ऐसा सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो अगर ये सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो इससे भी अब जो वेव्स निकलेगी वो कैसे निकलेगी भैया? वो हर एक डायरेक्शन में निकलेगी। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. जैसे आपने शायद से, आप तो खैर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही नहीं हो, सॉरी, कि भैया हमारा न्यूरॉन का भी प्रिंसिप कुछ ऐसा ही होता है कि भैया S2 से भी इस तरीके से वेव निकलेगी और ये वेव हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट करेगी। इसलिए जब हम बल्ब को किसी एक रूम में लाइट करते हैं, तो वो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो हर तरफ स्प्रेड आउट होती है। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एज अ न्यू सोर्स की तरह एक्ट करता है। और इधर भी यही हो रहा था कि जब ये लाइट रे टकराई इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया? फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बन गया। सिंस ये फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बन गया, तो इसलिए इसने नए वेव फ्रंट बनाना चालू कर दिया था। Yes, sir. ठीक है वेदांत, एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। भैया मैंने बोला वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो लेते जाओगे वो एक नया डिस्टरबेंस बनेगा, तो ये वेव्स हर जगह स्प्रेड आउट होगी हर डायरेक्शन में। लेकिन बस एक चीज याद रखना, अब जो ये वेव फ्रंट बनते जाएंगे नए नए वेव फ्रंट, वो वेव फ्रंट हमेशा आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ही बनने चाहिए, कभी भी इनवर्ड्स डायरेक्शन में नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि लाइट मेरा, मतलब जो ये पॉइंट है ये मेरा सोर्स है। अगर ये मेरा सोर्स है तो मेरे को खुद सोच के बताओ, इससे लाइट रे बाहर की तरफ निकलेगी या लाइट रे इसके अंदर की तरफ आएगी? लाइट रेस आउटवर्ड्स निकलेगी, तो इसलिए वेव फ्रंट को भी आउटवर्ड्स ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि भैया हमारा वेव फ्रंट्स अंदर की तरफ ट्रैवल करे। इसको इमेजिन करने का एक और तरीका है, क्या? आपने पानी में स्टोन डाला, तो आपको पता है कि आपके जो पानी की डिस्टरबेंस है वो आउटवर्ड्स ट्रैवल कर रही है। आप कभी Yes, भी sir. प्रैक्टिकली ये नोटिस नहीं कर पाओगे कि डिस्टरबेंस बाहर से अंदर की तरफ ट्रैवल कर रही है, कि बाहर डिस्टरबेंस ज्यादा है और अंदर डिस्टरबेंस कम है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए याद रखना वेव फ्रंट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मेरे को चेक करके बताओ, क्या मैं पहले दो पॉइंट्स पे टिक मार दूं? पहले दो पॉइंट्स क्लियर है आपको? Yes, sir. डन। आ जाओ अब थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मेरे को थोड़ा सा एनिमे उससे शो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे चेक करो थर्ड पॉइंट। यार हमारे पास है ना ये वेव फ्रंट मिला, सबसे पहला वाला वेव फ्रंट, ये सबसे पहला वेव फ्रंट है। अब क्या करो, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट तो उसकी तरह बन जाएगा, फ्रेश सोर्स की तरह बन जाएगा। अब ये भी एक पॉइंट सोर्स ही है, तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या करो, एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ करो जो इन सारे सरफेस का टेंजेंट हो। तो इन सारे सरफेस का टेंजेंट हमारा कहलाता है फॉरवर्ड एनवलप। भैया एक बार रिपीट कर रहा हूं, चेक करो।
मैंने कहा जो मेरा वेव फ्रंट 1 था उसके ऊपर हर एक पॉइंट ने नया सोर्स की तरह एक्ट किया, तो ये भी पॉइंट सोर्स बन गया, ये भी पॉइंट सोर्स बन गया, ये भी पॉइंट सोर्स बन गया। तो इस पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल। अब इन सारे वेव फ्रंट का अगर एक मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कॉमन टेंजेंट को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड एनवलप। तो ये फॉरवर्ड एनवलप हमें किसका फिगर देगा? नेक्स्ट वेव फ्रंट का डायग्राम देगा। क्या ये भी क्लियर हो गया है आपको? Yes, अरे sir. कोई एक मिनट रुको, मैं आपको समझा देता हूं भैया कैसे हो रहा है। कुछ लोगों का शायद से नेट लैग कर रहा है। इधर देखो वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ होंगे। वेट, आपको शो करता हूं। हर चीज का हमारे पास जुगाड़ है भैया। देखो इधर, ये पॉइंट सोर्स की वजह से वेव फ्रंट बन रहे हैं। वेव फ्रंट का मैंने अलग अलग पॉइंट्स ले रहा हूं। ये जो पॉइंट्स हैं देखो, जो डॉट वाइट डॉट से आ रहे हैं, ये न्यू सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, तो इनके खुद के वेव फ्रंट बनना चालू हो जाएंगे। तो देखो इनके वेव फ्रंट कैसे बन रहे हैं? स्फेरिकल। अब इन स्फेरिकल का अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मेरे को नेक्स्ट वेव फ्रंट मिलेगा। तो इन सबका कॉमन टेंजेंट देखो, हमें एक सबका वेव फ्रंट मिलेगा, तो वो फिर से कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही मिलेगा। क्या सबको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, yes, sir. डन, चलो बढ़िया। अब मेरे से एक एक करके पूछो भैया किस किस को क्या क्या डाउट है। एक दो बच्चों ने डाउट पूछा है, बताओ क्या क्या डाउट है। वेदांत आपको थर्ड पॉइंट दिखाना है, येलो थर्ड पॉइंट। नीरज आप कह रहे हो कि सेकेंड वॉल्यूम तो हमारे फर्स्ट टर्म में है ही नहीं, तो पहले मैं आपको फर्स्ट वॉल्यूम करा दूं। तो नीरज मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार वॉल्यूम 2 मैं करा रहा हूँ, वॉल्यूम 1 राकिब सर करा देंगे। हाँ, अगर कुछ डाउट लगेगा, जैसे कोई चीज सब मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप राकिब सर से पूछ सकते हो। सिमिलरली अगर राकिब सर की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। वेदांत मैं रिपीट कर देता हूं, मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है। द न्यू वेव फ्रंट इज द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को हम वेवलेट भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट रिपीट, द न्यू वेव वेवलेट फ्रंट। हाँ, वेवलेट भी कहते हैं वेव फ्रंट को, वेवलेट। तो रिपीट कर रहा हूं वेदांत, द न्यू वेव फ्रंट इज द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। डन। अविनाश आपके लिए कुछ रिपीट करना है? आप बताओ, आप भी डाउट पूछ रहे थे। अविनाश बोलो यार। सर थर्ड पॉइंट करा दो। थर्ड पॉइंट समझाना है। अविनाश देखो, मैं थर्ड पॉइंट क्या समझा रहा हूं फिर से। ये एक पॉइंट सोर्स है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इस पॉइंट सोर्स की वजह से हमारा क्या बनेगा? वेव फ्रंट। भैया स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरीके से। तो सपोज ये मैंने सबसे पहला स्फेयर लिया, सबसे पहला वेव फ्रंट, इसको नाम दे दो W1। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर अलग अलग पॉइंट ले लो। तो अकॉर्डिंग टू हेगेंस प्रिंसिपल ये सारे पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेंगे? एक नए बल्ब की तरह एक्ट करेंगे, न्यू सोर्स की तरह। इसको नाम दे दो सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4, सोर्स 5। अविनाश यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो अविनाश फिर से सोर्स 1 के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल। स्फेयर 2 के लिए कैसा बनेगा? स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स 3 के लिए स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स 4 के लिए स्फेरिकल। पॉइंट 5 के लिए भी स्फेरिकल। अब एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो इन सारे स्फेरिकल्स का। तो अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूं इन सारे स्फेयर्स का, तो ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो भी स्फेरिकली बनेगा। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा? मेरे को सेकेंड वेव फ्रंट मिल जाएगा। अविनाश क्या अब ये क्लियर हुआ? यस सर। डन। चलो कंप्लीट करो भैया फिर से। मेरे को टॉपिक स्टार्ट करना है, अभी तक हम मेन मुद्दे पे पहुंच ही नहीं पाए हैं। सर हो गया। हो गया, चलो। बिल्कुल यार चित्रांश, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी तुम्हें, चल रही है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब भैया मैं यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, समझो भैया क्या हो रहा है। लिख लो हेडिंग, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अब भैया यहां से दिमाग के ढक्कन थोड़ा सा खोल के रखना, विजुअलाइजेशन चाहिए यार। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है? वेव्स की ओवरलैपिंग। तो मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप मेरे को चेक करके बताना कि ये वेव्स कैसे ओवरलैप करेगी। यार ये मैंने ली है वेव 1, ये मैंने ली है वेव 2। वेव 1 कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है,
वेव टू भी कुछ इस तरीके से ही ट्रैवल कर रही है, सेम तरीके से। इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका एम्पलीट्यूड ले लो A1 और इसका एम्पलीट्यूड सपोज अलग है A2। तो मेरे को बताओ, जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब मर्जिंग करेगी, तो मेरे को जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ये इमेजिन करके बताओ। क्या दोनों एम्पलीट्यूड्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? तो अगर आप चेक करो, प्लस होंगे। बिल्कुल, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर ऐड होगा। पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो यार हमें क्या पता चला कि जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव कुछ इस टाइप की मिलेगी। और हमारे पास जो ये नेट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा भैया? वो एडिशन ऑफ A1 प्लस A2 की तरह हो जाएगा। ये एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूं मैं। चेक करो, ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. डन। सिमिलरली अगर अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं कि ये मेरे पास वेव 1 है, ये मेरे पास वेव 2 है, और डायग्राम अब की बार कुछ ऐसा है। तो मेरे को बताओ, जब ये दोनों वेव्स आपस में ओवरलैपिंग करेगी तो अब मेरे को कैसी वेव मिलेगी? बिल्कुल। तो यार अगर मैं कह रहा हूं इसका एम्पलीट्यूड A1 है, A2 माइनस A1। वेरी गुड, बहुत सही, और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो अब की बार क्या हो रहा है? इसका पॉजिटिव नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, तो अब की बार एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं बस अज्यूम कर लूं कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो बताओ फिर भैया रिजल्टेंट वेव कैसी मिलेगी? फिर उस केस में रिजल्टेंट वेव हमारी इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, खटाक। यस सर। और अगर मैं इधर अज्यूम कर लूं कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो भैया इस वाले केस में क्या हो जाएगा? इस वाले केस में मैं ये कह सकता हूं कि दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड अप होके डबल हो जाएंगे। यस सर। Yes, sir. तो याद रखो, जब हमारे एम्पलीट्यूड्स ऐड अप हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो इस टाइप के फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के फिनोमिनन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या ये चीज समझ में आई है? इस टाइप के फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव Constructive. सुपरपोजिशन। यस सर। और जहां पे हमें बिल्कुल फ्लैट, मतलब जीरो इंटेंसिटी, मिनिमम कुछ भी नहीं मिला, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये तो मैंने दो एक्सट्रीम केसेस लिए हैं। एक्सट्रीम केसेस का मतलब जहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव पूरे के पूरे पॉजिटिव पे ही आ रहा था, यहाँ पे एक पूरा पॉजिटिव एक पूरे नेगेटिव पे आ रहा था। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, किसी का 1/4 ऑफ द पॉजिटिव 1/4 ऑफ द नेगेटिव से जाए, तो उस केस में क्या होगा? मेरी एनर्जी कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट तो होगी, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं मिलेगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? क्या मतलब Repeat सर? करो. रिपीट। देखो इधर क्या हो रहा था, इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव इसके पूरे पूरे पॉजिटिव पे आ रहा था, तो Yes, sir. एम्पलीट्यूड दोनों क्या हो गए? एड अप हो गए, यस सर। पूरा कंस्ट्रक्ट बन गया। इधर एक का पॉजिटिव पूरे के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव के ऊपर, तो यहाँ पे क्या मिला? पूरा का पूरा डिस्ट्रक्टिव मिला। लेकिन अगर अब मैं आपको थर्ड सिचुएशन कहूं कि थर्ड सिचुएशन ऐसी आ रही है कि ये तो पूरा पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा नेगेटिव नहीं है, ये कुछ ना कुछ शायद से आधा नेगेटिव है, तो भैया इधर अब पूरा का पूरा जीरो फ्लैट तो नहीं मिलेगा ना आपको? क्या ये चीज समझ पा रहे हो अब आप? सर आधा नेगेटिव मतलब? यार ये 1/4 ही तो नेगेटिव हुआ ना, इधर तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, लेकिन इधर तो सिर्फ 1/4 ही नेगेटिव है, तो दोनों पूरे के पूरे कैंसिल आउट तो नहीं होंगे ना। यस Yes, सर। sir. नहीं होंगे. इधर क्या हो रहा था? इधर पूरा 0 से लेके 180 तक, एंगल के टर्म्स में समझाता हूं, इधर 0 से 180 तक पूरा पॉजिटिव है, तो इधर 0 से 180 तक पूरा क्या है? नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक पूरा नेगेटिव दोनों आपस में पूरा कैंसल आउट कर रहे हैं, पूरा कैंसल आउट कर दिया। लेकिन इधर पॉजिटिव कहां से कहां तक जा रहा है?
0 से 180, लेकिन यहां से नेगेटिव कहां से कहां तक जा रहा है, 90 से 180 तक ही जा रहा है ये तो क्या यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो पाएगा? नो सर। तो इधर एनर्जी ना तो आपको जीरो मिलेगी, ना तो इधर एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी, इधर एनर्जी आपको जीरो और मैक्सिमम के बीच में मिलेगी। क्या अब ये वाला लॉजिक समझ में आ गया? इस Yes, केस में sir. मिलेगी सर। क्या दोबारा बोलो नीरज। सर इस केस में प्लस में मिलेगी क्या? हाँ, जो आप प्लस में मिलेगी या माइनस में मिलेगी वो डिपेंड करेगा किसका एम्पलीट्यूड बड़ा है। यस सर। ठीक है, वेव कैसे बनेगी उस पे फोकस मत करो, वो समझने का अभी हमारा काम ही नहीं है। बस इतना याद रखो कि भैया ये दोनों में एम्पलीट्यूड अभी भी सब्ट्रैक्ट होंगे और अब की बार आंसर जीरो नहीं आएगा। जैसे इस केस में मैंने क्या अज्यूम कर लिया था, दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, तो जब दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो नेट कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो इधर अगर मैं आपसे बात करूं इंटेंसिटी की, तो इधर इंटेंसिटी कैसी मिल रही है, मिनिमम। इधर इंटेंसिटी की बात करूं तो इधर इंटेंसिटी कैसी मिल रही है, मैक्सिमम। लेकिन Yes, इधर इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, इधर इंटेंसिटी कहीं ना कहीं भैया हमारी मिनिमम से बड़ी होगी, लेकिन मैक्सिमम से क्या होगी, छोटी छोटी सर। होगी, कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगी। तो अब मिडिल में। यहां तक चेक कर लो, मेरे को बीच वाला कंसीडर नहीं करना, मेरे को सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वाला ही कंसीडर करना है। चेक करो पहले, यहां तक कोई दिक्कत? No, No. sir. सर Done. अब इधर देखो क्या मैं बता रहा हूं आपको, थर्ड दिखा दो। थर्ड तो मैंने इरेज कर दिया, थर्ड हमारे काम का नहीं है अभी वेदांत, थर्ड की टेंशन मत लो, जो जो काम का आते जाएगा मैं आपको फिर से समझाते जाऊंगा। अब मैं आपको क्या यार, पूरा फ्लो तोड़ दिया तुमने। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब दो वेव सुपरपोज करती है तो हमारे पास तीन अलग अलग फिनोमिनन आते हैं। एक फिनोमिनन आता है इंटरफेरेंस, दूसरा फिनोमिनन आता है स्टेशनरी वेव्स, और तीसरा फिनोमिनन आता है बीट्स। अब इनकी खासियत क्या है ये चीज याद रखो। इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो दो वेव्स हैं, हाँ 11th की बात नहीं कर रहा मैं, अब 12th पे ही आ रहा हूं वेदांत, क्यों वो परेशान हो रहे हो। इंटरफेरेंस के लिए याद रखो हमारे पास जो दो वेव्स है ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ दोनों की एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ऊपर से उनके बीच में जो फेस डिफरेंस होना चाहिए, या तो वो जीरो होना चाहिए, या जो भी आ रहा है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, फेस डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ये याद रखना। स्टेशनरी वेव्स हमें नहीं पढ़ना, ये 11th का टॉपिक होता है, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं। स्टेशनरी वेव्स का क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। वेरस बीट्स आपको पता ही होगा, म्यूजिक सब सुनते ही होगे, बीट्स कुछ इस टाइप का डायग्राम सुना है, ऐसे डायग्राम बना होता है अजीब सा। यस सर। तो बीट्स के अंदर क्या होता है, हमारी जो वेव्स है सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे ऑर्केस्ट्रा, अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो जब उन सबकी फ्रीक्वेंसी मर्ज करती है तो वो एक बीट बन जाता है। यस सर। डन। तो मैं रिपीट कर देता हूं, चेक करना कि हमें इंटरफेरेंस कब मिलेगा। ध्यान दो, इंटरफेरेंस मतलब ये मेरे पास दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए। वेरस स्टेशनरी वेव्स कब मिलेगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए लेकिन दोनों कैसे ट्रैवल करने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। वेरस बीट्स कब मिलेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग अलग होनी चाहिए, कुछ अलग ही चल रहा है दोनों का। यस सर। बढ़िया। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस। तो याद रखो इंटरफेरेंस के लिए लिख लो ये चीज अब, इंटरफेरेंस के लिए हमें चाहिए कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने लिखा वही मतलब होता है कोहेरेंट वेव्स का। डेफिनेशन लिख लेना कोहेरेंट वेव्स की, एग्जाम में 101% आती है। कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट वेव्स आर दोज वेव्स which are having same frequency or wavelength and they are having phase difference zero or either constant. यस सर। अब दिक्कत क्या है
ये कोहेरेंट वेव्स दो सोर्स नहीं बना सकते कभी भी। तो कोहेरेंट वेव्स हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोहेरेंट वेव्स हमेशा हमें सेम सोर्स से मिल सकती है, दो अलग अलग सोर्स से नहीं मिल सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने बल्ब 1 लिया, ये मैंने बल्ब 2 लिया, इससे एक वेव निकली, इससे भी एक वेव निकली। क्या ये दोनों वेव्स कोहेरेंट वेव्स हो सकती हैं कभी भी? नो सर। ये दोनों वेव्स कभी भी कोहेरेंट वेव्स नहीं हो सकती, क्योंकि इधर सोर्स अलग अलग हो गए। वेरस इधर मैं बल्ब 1 ले रहा हूं, सिर्फ एक ही बल्ब, और मैं कह रहा हूं इस बल्ब से दो अलग अलग वेव्स निकल रही हैं। तो यस, ये दोनों वेव्स क्या हो सकती हैं? कोहेरेंट वेव्स हो सकती हैं। यस सर। डन। सर इन दोनों का एक ही पॉइंट सोर्स होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का एक ही सोर्स है। जैसे बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, 10 तक तो पढ़ा ही होगा कि एक, या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन वगैरह में, कि एक न्यूक्लियस अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है न्यूक्लियर फिजन में। तो भैया ये हमारे एक तरीके से क्या बन गए, इनको डॉटर एंड सन न्यूक्लियर कहते हैं और ये पेरेंट न्यूक्लियर कहते हैं। तो एक ही पेरेंट होना चाहिए, एक ही सोर्स होना चाहिए। यस सर। तो यहां लिख देता हूं, ये नो कोहेरेंट बनेंगे, नॉन कोहेरेंट ये नहीं हो सकते, ये कोहेरेंट हो सकता है। अब मैं आपको एनिमेशन शो करना चाहता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले, लेकिन बस आप प्लीज मेरे को इतना बता दो, यहां तक अगर 1% भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आ गया सब कुछ समझ। आ सर गया? गया। चलो हाँ जी डन। सर। आ जाओ। तो अब ये लास्ट वीडियो है आज की, इसको ध्यान से देखना जो मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं। चलो भैया, देखो ये क्या कर रहा है बंदा। ये बंदा क्या कर रहा है, मैं आपको पहले से थोड़ा समझा देता हूं। ये दो बॉल्स ले रहा है, और ये दोनों बॉल्स से है ना, ये वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अज्यूम कर लेना कि ये जो दोनों वेव्स मिल रही हैं वो हमारे पास कोहेरेंट वेव्स हैं, फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेना। तो अब आप ये डायग्राम आगे वीडियो देखते जाओ। चलो, ये सोर्स 1 हो गया जिसने वेव्स प्रोड्यूस करी हैं। अब बॉल 2 वेव्स 2 है। बस, इधर मेरे को बताओ इस डायग्राम से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? अगर आप नोटिस करो, क्या बीच बीच में आपको बिल्कुल एक वेकेंट रास्ता सा दिख रहा है, बिल्कुल शांत रास्ता? ये यस सर सर, यस सर। तो और बीच बीच में आपको ये डिस्टरबेंस दिख रही है, मतलब हो क्या रहा है, एक डिस्टरबेंस मिल रही है, फिर एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस, फिर एक डिस्टरबेंस मिल रही है, फिर एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस, फिर एक डिस्टरबेंस मिल रही है, फिर एक क्या मिल रहा है मेरे को, फ्लैट सरफेस। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। और ये ऑल्टरनेट चल रहा है, ऑल्टरनेट, एक डिस्टरबेंस एक फ्लैट, एक डिस्टरबेंस एक फ्लैट, एक डिस्टरबेंस एक फ्लैट। तो बस इसी को माइंड में बिठा लो। अब जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं भैया, उस डायग्राम से इस चीज को इमेजिन करना है आपको। आ जाओ, लिख लो हेडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको बार बार इतना बड़ा नहीं कहेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स फिजिस्ट का नेम है जिसने इसको परफॉर्म किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यस सर लिख लिया। चलो आ जाओ, अब मैं डायग्राम आपको समझाता हूं। भैया ये मैंने एक सोर्स लिया है, लाइट का सोर्स, सपोज बल्ब या कुछ भी ले लो, लेकिन याद रखना इधर जो भी हमारे पास ये सोर्स होना चाहिए, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर, याद रखना। मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए। मतलब इधर आप व्हाइट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भैया? रे ऑप्टिक्स में मैंने पढ़ा दिया, लाइट एक व्हाइट लाइट एक सिंगल कलर का कॉम्बिनेशन है, कितने कलर का कॉम्बिनेशन है? सर 2 कलर्स। अरे व्हाइट 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, 7। व्हाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। सपोज अगर इधर मैं एक व्हाइट लाइट का सोर्स ले लेता हूं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इससे व्हाइट लाइट निकलेगी,
लेकिन व्हाइट लाइट के अंदर भैया 7 कलर्स होते हैं। एक्सट्रीम होता है रेड, और सबसे नीचे होता है वायलेट, और बीच में बाकी ग्रीन येलो बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो अगर ये अलग अलग कलर्स मिलेंगे तो क्या इन सबकी वेवलेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? भैया सबकी अलग-अलग वेवलेंथ होगी। अलग अलग होगी। अगर सबकी वेवलेंथ अलग अलग हो गई तो क्या ये कभी भी कोहेरेंट सोर्स बन पाएंगे? नो सर। ये कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कोहेरेंट सोर्स के लिए अभी कंडीशन लिखी ना, क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। तो यार इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो इसलिए, हाँ नीरज, हम लेजर लाइट ही लेते हैं इसमें, इसलिए हम कभी भी व्हाइट लाइट यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, ताकि एक सिंगल कलर होगा, सिंगल कलर, जैसे लेजर लाइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको बहुत छोटी ओपनिंग से पास करूंगा। अगर मैं इसको बहुत छोटी ओपनिंग से पास करूंगा तो ये क्या है कि इससे है ना मल्टीपल लाइट रेज निकल रही होगी, लेकिन हमारी इस छोटी ओपनिंग से एक सिंगल लाइट रे ही पास कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटी ओपनिंग है। क्या आपको यहां तक का डायग्राम समझ में आ गया है? यस सर। डन। सर एक बार बता दो। रिपीट करना ही है? यस सर। ठीक है। यार मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया, आपको पता है ना पॉइंट सोर्स से बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंगल लाइट रे चाहता हूं, सिर्फ एक सिंगल लाइट रे। तो अगर एक सिंगल लाइट रे चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ही छोटी ओपनिंग से पास करना पड़ेगा। जब मैं बहुत ही छोटी ओपनिंग से पास करूंगा तो जो बहुत सारी लाइट रे हैं वो तो इसके प्लेट पे फॉल डाउन कर पाएगी, और एक ही लाइट रे एक ऐसी होगी जो इस ओपनिंग से पास कर पाएगी। चेक कर लो, अब ये चीज समझ में आ गई? यस सर। डन। तो भैया ये मेरा सोर्स बन गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से यहां पे 2 स्लिट रखूंगा, 2 स्लिट। भैया डायग्राम को ध्यान से देखते जाना, इसको हम कहेंगे स्लिट्स, ओपनिंग को हम स्लिट्स कहते हैं। तो ये ओपनिंग 2 हो गई, ये ओपनिंग 1 हो गई। अब इससे क्या होगा भैया, ये मेरा बन जाएगा पेरेंट सोर्स। अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये सब रब कर दूंगा। ये मेरा बन जाएगा पेरेंट सोर्स। ये पेरेंट सोर्स बन गया तो कुछ लाइट रे इधर से पास करेगी, कुछ लाइट रे इधर से पास करेगी। तो मेरे को बताओ टोटल कितनी लाइट रे मिल गई अब आपको? सर 2। अब टोटल आपको 2 लाइट रे मिल गई। यस सर। भैया मेरे को सुपर पोजिशन के लिए 2 लाइट रे चाहिए। ये दोनों लाइट रे कहां से मिल रही हैं? एक सेम पेरेंट सोर्स से मिल रही हैं। तो ये दोनों लाइट रे अब कैसी हो जाएंगी? कोरेंट वेव्स हो जाएंगी। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? यस सर आ गया। डन। तो मैं ये पेरेंट सोर्स वगैरह हटा रहा हूं, कभी भी पेरेंट सोर्स मत लिख देना, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो बस इस तरीके से लिखना कि भैया ये हो गया मेरा एक सिंगल सोर्स, इससे 2 लाइट रेज में ये स्प्रेड आउट हो गया। 2 लाइट रेस, एक लाइट रे ये हो गई, एक लाइट रे ये हो गई। तो अब ये दोनों लाइट रे भैया हमारे बन जाएंगी कोहेरेंट वेव्स। यहां पे मैंने लास्ट में क्या रखा, यहां पे भैया लास्ट में मैंने रखी है एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। फोटो सेंसिटिव स्क्रीन का मतलब है कि जब लाइट यहां पे टकराएगी तो वो कुछ ना कुछ एक मार्क बनाएगी। तो मेरे को क्या देखना है कि वो मार्क बन कैसे रहा है, मार्क आ कैसे रहे हैं, मेरे को ये चेक करना है। हाँ नीरज, आप ये बोल सकते हो पेरेंट पॉइंट सोर्स। वो आपको समझाने के लिए आप जो मर्जी लिखो, कोई मार्क्स नहीं काट सकता एग्जाम में कभी भी। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि वो थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। बाकी कोई मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपने ये लिख दिया कि ये पेरेंट पॉइंट सोर्स है और ये ऐसा है, कोई ऐसा कुछ मार्क्स नहीं काट सकता। सर आपने ये क्या लिखा है, फोटो? फोटो सेंसिटिव प्लेट। सर ये कैसी प्लेट्स होती है? ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन प्लेट होती है। मैं आपको ये भी समझा देता हूं कैसी होती है फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। जिंक सल्फाइड ये हमारी एक प्लेट होती है। इसका फायदा क्या है कि यार अगर कोई भी लाइट भी से टकराई ना, लाइट भी टकराएगी तो ये कुछ ना कुछ एक मार्क बनाएगी, मार्क बनाएगी। बस वो स्क्रीन है। जैसे कि मैं प्रोजेक्टर की बात कर लो, कि प्रोजेक्टर के सामने आप व्हाइट स्क्रीन लगाते हो ताकि प्रोजेक्टर का पूरा वो जो भी है रिफ्लेक्शन वो दिखे उसके ऊपर। तो जो प्रोजेक्टर का व्हाइट पर्दा है वो भी क्या है, हमारी फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है। क्या क्लियर हो चुका है आपको? यस सर। डन। चलो अब मैं समझा रहा हूं आपको, यार समझो लास्ट, बस ये लास्ट चीज है।
अभी मैंने आपको वो जो एनिमेशन दिखाई, उस एनिमेशन में मैंने आपको क्या दिखाया कि जब हमारे पास दो सोर्स बनते हैं, ये बहुत छोटी ओपनिंग होगी तो ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा तो इन दोनों से वेव फ्रंट निकलेंगे। याद रखो, इन दोनों से वेव फ्रंट निकलेंगे। तो ये मैंने एक पहला वेव फ्रंट ड्रॉ किया, इसका भी ये पहला वेव फ्रंट ड्रॉ किया। इस वेव फ्रंट को अज्यूम कर लो क्रेस्ट, तो मैं इसको C1 लिख रहा हूं, C1 लेकिन भैया ट्रफ का भी तो वेव फ्रंट बनेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, रेड कलर से ट्रफ का वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूं। प्लीज सब चेक करके बताना, किसी को यहां तक तो डाउट नहीं आ रहा? No, sir. ये वेव फ्रंट अगर आपने वीडियो ढंग से देखी हो, ये वेव फ्रंट स्प्रेड आउट करते जाएंगे इस तरीके से, ये वेव फ्रंट स्प्रेड आउट करते जाएंगे। फिर वापस से डार्क, क्रेस्ट ट्रफ ऑल्टरनेट बनते रहते हैं, आपको पता ही है ये चीज। फिर से लास्ट क्रेस्ट ड्रॉ कर रहा हूं, बस डायग्राम इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा आपके लिए। ये लास्ट क्रेस्ट बना दिया मैंने। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट से इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को व्हाइट से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट कैसे हैं, जहां पे क्रेस्ट किससे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रेस्ट से। तो एक बात बताओ मेरे को, जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट से ओवरलैपिंग करेगा, जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट से ओवरलैपिंग करेगा, तो वहां पे आपकी लाइट रे मर्ज करेगी। लाइट रे मर्ज करेगी तो आपको क्या मिलेगा, Sir, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी वहां पे। तो आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी ना, तो आपको स्क्रीन पे एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। एक ब्राइट स्पॉट मतलब एक लाइट का है ना, बड़ा सा गोला दिखाई देगा व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का नहीं, मतलब ब्राइट स्पॉट। सिमिलरली कुछ पॉइंट ऐसे दिखेंगे आपको जहां पे रेड लाइन येलो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये वाला पॉइंट, अब मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब क्रेस्ट ट्रफ से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब क्रेस्ट ट्रफ से इंटरसेक्ट करेगा, सेकेंड केस, तो उस केस में मेरे को क्या मिलेगा, सर डिस्ट्रक्टिव का मतलब वहां पे आपको कोई वेव नहीं मिलेगी, वहां पे आपको ब्लैक स्पॉट मिलेगा, ब्लैक स्पॉट की कोई एनर्जी नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है इस वीडियो में कि यार इन दोनों वेव से, जो इन दोनों बॉल से वेव प्रोड्यूस हुई, वो आपस में मर्जिंग कर रही है। जब वो वेव्स आपस में मर्जिंग कर रही है, तो जहां पे उसका क्रेस्ट क्रेस्ट से टकरा रहा है, वहां पे आपको ये डिस्टरबेंस मिल रही है। लेकिन जहां पे क्रेस्ट ट्रफ से टकरा रहा है, वहां पे आपको ये फ्लैट सरफेस मिल रहा है। फ्लैट सरफेस का मतलब है कि आपको डार्क स्पॉट मिलेगा। प्लीज अब चेक करके बताओ, क्या आपको यहां तक का डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. ट्रफ और टफ कर रहे तो वहां पर बस यही इमेजिन करना है, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव से ओवरलैपिंग। हमारी एनर्जी मैक्सिमम आ रही है तो हमें एक ब्राइट स्पॉट, एक ब्राइट सर्कल मिलेगा। लेकिन जब हमारा क्रेस्ट ट्रफ से टकरा रहा है, तो वहां पे भैया कुछ नहीं मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि हमें है ना फ्रिंजेस मिलेंगे। फ्रिंजेस, फ्रिंजेस का मतलब ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, और ये एक सर्कल के फॉर्म में मिलेगा। तो ये है ना हमें यंग्स ने प्रूव करके दिखाया। अब मैं आपको यहाँ पे एक वो दिखा रहा हूँ, आप प्लीज इसको चेक करना। भाई फिजिक्स वाला आप हटे। सर एक तो रह गया हमारा लास्ट पॉइंट। अरे रुको तो सही, पहले मेरे को जो चीज दिखानी है वो तो दिखाने दो। सर उसी का पार्ट है ना वो। अरे दादा, ये जब आप दो स्लिट्स लोगे और किसी भी एक ट्यूबलाइट को या किसी भी एक बल्ब को देखोगे, तो आपको इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। क्या सबने ये डायग्राम देखा? Yes, sir. Yes, sir. डन। मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज आपके पास एक बल्ब है और आप इस बल्ब के सामने दो ओपनिंग रख दो बहुत छोटी छोटी, और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दो, तो याद रखो आपको इस तरीके का फिगर मिलेगा। बीच में ब्राइट स्पॉट, फिर एक डार्क सर्कल, ब्राइट स्पॉट फिर एक डार्क, ब्राइट स्पॉट फिर एक डार्क, ब्राइट स्पॉट फिर एक डार्क। तो ये कहता है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या आप सबको क्लियर हो गया जो मैं समझाना चाह रहा था? Yes, sir. डन। वेदांत, अब आप अपना डाउट पूछो। आपका डाउट क्या है? सर ये क्रेस्ट एंड ट्रफ नोट करा दो। ठीक है वेदांत, क्रेस्ट एंड ट्रफ का मतलब क्या होता है? जो ये पॉजिटिव पल्स होता है, इस पॉजिटिव पल्स को क्रेस्ट कहते हैं। तो ये भी क्या हुआ? क्रेस्ट।
तो मैं कह रहा हूं जब क्रेस्ट और क्रेस्ट एक दूसरे के ऊपर मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, मतलब वहां पे आपको एनर्जी काफी ज्यादा मिलेगी। वेरएस अगर आपका क्रेस्ट और ये वाला ट्रफ ये दोनों सुपरपोज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वहां पे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। मतलब इधर आपको एक डार्क स्पॉट मिलेगा, स्पॉट की जगह अब आप क्या कहोगे इसे? फ्रिंज, डार्क फ्रिंज मिलेगा। और यहां पे आपको कैसा फ्रिंज मिलेगा? ब्राइट फ्रिंज। वेदांत एक बार चेक करके बताओ यहां तक क्लियर है? सर नेक्स्ट फिगर करो एक बार। हाँ ये लो, ये वाला फिगर कह रहे थे आप? यस सर। सर मैं बोल रहा था कि ट्रफ और ट्रफ को तो हमने इंटरसेक्ट करवाया है नहीं। किसको? ट्रफ एंड ट्रफ को? यस सर। ट्रफ एंड ट्रफ भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहां जहां ट्रफ एंड ट्रफ भी इंटरसेक्ट करेंगे वो भी तो डार्क ही बनाएंगे। यस सर। ठीक है, क्योंकि ट्रफ एंड ट्रफ, ट्रफ तो पहले से डार्कनेस था, तो डार्कनेस प्लस डार्कनेस, डार्कनेस ही तो मिलेगी। यस सर। डन। तो अब आप इस स्क्रीन पे, टाइम होने वाला है, तो अब आप इस स्क्रीन पे कैसे मार्क करोगे? इधर देखो भैया, याद रखो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमेशा आपको एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। जैसे अभी मैंने आपको गूगल पे वो इमेजेस में वो दिखाया था, सेंटर में याद रखना हमेशा ब्राइट स्पॉट ही मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंजेस। और ये सेंटर वाला है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद आप मेरे को बताओ, सेंटर ब्राइट के बाद आपको क्या देखने को मिला था? डार्क। तो इधर ऊपर और नीचे मैं रेड कलर से क्या ड्रॉ कर रहा हूं? डार्क। उसके बाद फिर से आपको क्या मिलेगा? सब ब्राइट। फिर से आपको ब्राइट मिलेगा। फिर से क्या मिलेगा आपको? डार्क Dark. मिलेगा। इस तरीके से ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क स्पॉट्स बनते जाएंगे। और ये क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेस्ट एंड क्रेस्ट टकरा रहा है, ट्रफ एंड ट्रफ टकरा रहा है, और कहीं ना कहीं दोनों का अपोजिट टकरा रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ब्राइट कहां मिलेगा आपको? ब्राइट आपको तब मिलेगा जब क्रेस्ट क्रेस्ट टकरा रहे हैं या फिर ट्रफ ट्रफ टकरा रहे हैं। यार सबको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? छोटा सा लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, या यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सर ब्राइट आगे। आ गया था। ब्राइट यस कब सर। मिलेगा? जब क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट होगा या ट्रफ प्लस ट्रफ होगा। डार्क कब मिलेगा? जब आपका क्रेस्ट प्लस ट्रफ होगा। बस। Sir, next. नेक्स्ट ये वाला। Yes, sir. ठीक है, आज वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। No, sir, इतना भी नहीं है। अच्छा, नहीं आज स्ट्रेंथ कम है इसलिए पूछ रहा था मैं। सर कॉन्सेप्चुअल था ना। मजा कॉन्सेप्चुअल आया। है, मैंने आपको यही बोला। आपको बस ये आज की क्लास डिफिकल्ट लगेगी, कल और मतलब अब जितने भी लेक्चर्स और चलेंगे, वेव ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स और चलेंगे, आपको वो ऐसा लगेगा कि सर अरे ये तो पता ही था, अरे सर ये तो पता ही था, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट होगा। यस सर। सर हो गया ये तो। हो गया ये तो, चलो डन। अब भैया हेडिंग लिख लो, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव्स। लिख लो भैया हेडिंग, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव्स। हाँ इधर 2 दिन से हो रहा है नीरज रेनफॉल। यस सर। और मेरे ख्याल से आप लोगों की साइड भी हैवी रेनफॉल हो रहा है, कि काफी बच्चे नेटवर्क इश्यूज का भी कंप्लेन कर रहे हैं। यस सर। Yes, sir. डन। चलो मैं स्टार्ट कर दूं? Yes, sir.
चलो डन। भैया मैंने दो वेव्स ली हैं, हमें मैथमेटिकल प्रूफ करना है कि कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा कब डिस्ट्रक्टिव बनेगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको क्या कहा, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दी है अभी तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन से ये प्रूफ करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं। भाई सबसे पहले इक्वेशन पहली वेव की, जो वेव वन आ रही होगी, इसकी इक्वेशन मैंने क्या लिखी, A1 साइन ओमेगा टी। सिमिलरली मेरे पास दूसरी वेव होगी तो इसकी इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्यों लिखना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि कोहेरेंट वेव्स की कंडीशन क्या थी, या तो दोनों में कोई एंगल का डिफरेंस हो ही ना, लेकिन अगर एंगल का डिफरेंस है तो वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया कि भैया एंगल का डिफरेंस है और वो कैसा आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है। तो भैया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 का वेक्टर सम होगा। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां तक प्लीज इक्वेशन चेक करो और मेरे को 1 मिनट दो, कोई डाउट हो तो पूछो। आई विल ड्रिंक सम वाटर प्लीज। नेक्स्ट स्टेप, A1 साइन ओमेगा टी एज इट इज प्लस, यार इधर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन A प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। आप सबको पता ही होगा भैया, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन A प्लस बी। सर साइन ए कॉस बी में। वेरी गुड। तो यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा मेरे पास A2 साइन A कॉस बी, मतलब जैसे मर्जी जिसको पहले लिख दो, प्लस कॉस ए साइन साइन बी बी। कॉस A। यस सर। अगर आप इधर देखो, इधर भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, इधर भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, इन दोनों को प्लीज कॉमन ले लो। तो अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, और ये वाला टर्म बेचारा बिल्कुल अलग, A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। यहां तक इक्वेशन लिख के छोड़ो, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो प्लीज बता दो। सर हो गया। हो गया है, वेरी गुड। अब आपको है ना ये डायरेक्टली स्टेप लिखना है, कोई जिसमें दिमाग नहीं लगाना कि यार ये है ना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखो इधर हमारे पास आएगा ए नेट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। प्लीज ये फॉर्मूला लिख लो, ये कैसे आया, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, मतलब इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये आपको मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा, मैथ्स में सिखाया जाएगा आपको, चैप्टर है प्रॉपर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। अब हमें पता है इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी याद रखना स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया जो अब आपको हमेशा याद रखना है, इसी पे पूरा न्यूमेरिकल चलेगा। I इज इक्वल्स टू, ये नेट है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाइव। ये फॉर्मूला है जिसपे हमें फाइनल लिखना है। यस सर। बस भाई यहीं तक लिख के छोड़ दो, और कोई डाउट हो अब पूछ लो। डन, दैट्स इट। कि जब दो वेव्स मिलेगी, इस वेव की इंटेंसिटी I1 होगी, इस वेव की इंटेंसिटी I2 होगी, तो जब ये दोनों मिलेंगी तो मेरे को फाइनल इंटेंसिटी, फाइनल एनर्जी कितनी मिलेगी, ये कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस, ये थीटा गलत लिख दिया मैंने, प्लीज इसको फाई करना, कॉस फाइव।
जहां पे आपको पता ही है फाई क्या था, फाई दोनों वेव्स के बीच का फेस डिफरेंस था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फाई क्या है, दोनों वेव्स के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है। भाई बिल्कुल वेदांत, शॉर्ट समरी दूंगा तभी आगे कंटिन्यू करा पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आज थोड़ा सा भारी टॉपिक है, मुझे खुद को फील होता है ये चीज, तो यहाँ तक प्लीज अच्छे से थोड़ा सा बढ़िया से रिवाइज करके रखना। डन डना डन। यस सर। चलो बढ़िया। तो सबको पता ही है लास्ट में क्या बोलता हूँ मैं, डन 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 डन। डन डना डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।